बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकर्जन के रिवीजन लेक्चर के हवाले से आज के हम मुख्तलिफ रिकर्सिव प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं क्विकली इसके रिवीजन के हवाले से मैं इसमें आपको दोबारा चाहता हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को एक तरफ देख लें, क्योंकि आने वाले तमाम लेक्चर्स में हमारे रिकर्सिव फंक्शंस का बहुत रिगोरसली यूज़ हो रहा है। हम रिकर्जन बाय डेफिनेशन इज़ क्या है, वेरी सिंपल, एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है और हम रिकर्सिवली ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कि सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकें आसानी से, और जिसका एक बेस केस या एक ऐसा केस पाया जाए जिसे हम टर्मिनेटिंग कंडीशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्टोरियल का प्रॉब्लम है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो आप देखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके सब प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखें लाइन 2 में n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, यानी आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n माइनस वन से। 4 इंटू थ्री 12 है। फिर आप उसका इसकी आंसर लेकर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है? 3 इंटू टू, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1 से। यानी हर नंबर जो है अपने एक कम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका सब प्रॉब्लम क्या बन रहा है? n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन। और ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे जाके रुक रही है? 1 पे। तो इसका बेस केस आपके पास 1 हो गया। इसके अलावा फैक्टोरियल का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अब लेफ्ट साइड पे देखिए, अब हमने पहले जो इसका फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा है, उसमें इसका बेस केस लिखा है कि अगर n इक्वल्स टू 0 हो या n इक्वल्स टू 1 हो तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? 1। अदरवाइज़ हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो सब प्रॉब्लम इसका बनाया था वो क्या बनाया था? n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन। तो n गिवन नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके n माइनस वन वाले नंबर के लिए, और इसकी चूंकि प्रोडक्ट हमने आगे यूज़ कर रही है तो हमने इसको रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, ठीक है? अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेन के अंदर जब आपने लाइन नंबर 4 पर फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल किया तो आपका कॉल स्टैक यहाँ पर बिल्ड होगा, और पहला जो आपका फंक्शन कॉल हो रहा है उस फंक्शन का नेम आपके पास है मेन। मेन के लिए जो मेन के अंदर से जो है ना, आप उस लाइन नंबर 4, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसका लाइन का नंबर यहाँ पे जरूर लिखते हैं कॉल स्टैक में कि किस लाइन से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो लाइन नंबर 4 से जब ये कॉल होगा तो उसके बाद आप लाइन नंबर 4 से आप फैक्टोरियल पर जंप करेंगे, और फैक्टोरियल के देखें इसके अंदर जो पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है दैट इज लाइन नंबर 1। तो जब फैक्टोरियल की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी तो कॉल स्टैक पर आपके पास पहली जो कॉल पुश होगी वो दैट इज ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन, और वो अपने साथ n की वैल्यू ला रहा है। n की वैल्यू आपके पास कौन सी है? वो n की वैल्यू आपके पास आ रही है 4, और उसके लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो जो लाइन नंबर यहाँ पे पुश हो जाएगा दैट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी 1। इसके बाद आप देखें लाइन नंबर 1 से मूव करेंगे लाइन नंबर 2 पर। क्यों? इसलिए कि 1 पे कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमने कहा है कि n इक्वल 0, इसका जो पैरामीटर पास हो रहा है n, उसकी वैल्यू 4 है। 4 इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स है तो लाइन 2 पे मूव करेगा, और रिटर्न स्टेटमेंट के सामने n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास रन होगा। तो इस एक्सप्रेशन में जो इसकी जो ग्रीन कलर की राइट मोस्ट साइड है, सबसे पहले फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी। फंक्शन कॉल जो है वो उसमें आप दोबारा रिकर्सिवली फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहे हैं, तो जब भी फंक्शन कॉल होती है तो आप हमेशा कॉल स्टैक पर एक नई कॉल पुश कर देते हैं। इस दफ़ा आप जो फैक्टोरियल की वैल्यू पास कर रहे हैं दैट इज़ n माइनस वन, तो फैक्टोरियल की करंट वैल्यू 4 है, 4 माइनस वन आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है? और करंटली हम इस फैक्टोरियल कॉल के लिए लाइन नंबर 2 पर एग्जीक्यूशन कर रहे थे, तो लाइन नंबर 2 से ये कॉल हो रही है। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर 3 पास करेंगे तो इस कॉल की वजह से ये नई कॉल स्टैक पुश हो गई, और आप दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 1 से। अगेन जब आप आएँगे लाइन नंबर 1 पे आपने कंडीशन चेक की, n की वैल्यू 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो लाइन 2 पर आप मूव करें। तो यहाँ पर कॉल स्टैक के अंदर आपने पहले अपने लाइन नंबर को अपडेट कीजिए। लाइन नंबर को आप कैसे अपडेट करेंगे? ऑफ कोर्स आपका लाइन नंबर 1 से मूव करके आपके पास 2 हो जाएगा, और 2 पर आप क्या कर रहे हैं? रिटर्न n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, ठीक है? तो जब ये वाली कॉल जब आपके पास होगी तो दोबारा फैक्टोरियल जो है वो पुश हो जाएगा कॉल स्टैक के टॉप पर, एक नई कॉल, और इस दफ़ा 3 माइनस 1 के लिए जो वैल्यू पास होगी वो आपके पास क्या पास होगी? वो आपके पास 2 पास हो जाएगी, और ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे चूँकि कंडीशन फॉल्स है, n की वैल्यू आपके पास अभी तक 0 नहीं हुई या 1 नहीं हुई, तो आप जो है आगे मूव करेंगे। तो आप मूव करेंगे लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 2 पे आपके पास दोबारा फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, तो दोबारा नई कॉल जो है कॉल स्टैक के टॉप पर पुश हो गई, और इस दफ़ा आपने क्या पास कर दिया? आपने पास कर दिया 1, और एग्जीक्यूशन अगेन आपने स्टार्ट कर दी लाइन नंबर 1 से। अब लाइन नंबर 1 पर यहाँ पर देखिए n इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये जो लास्ट कॉल जो हो रही है कॉल स्टैक के टॉप पे, उस पे n की वैल्यू 1 पास हो रही है। n इक्वल्स टू 1 जब है तो ये रिटर्न करेगा 1, ठीक है?
जब रिटर्न की वजह से आपको मैंने बताया कि कंट्रोल जाता है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट की तरफ इन लाइन 3 की तरफ और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसकी कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आपके पास वापस आ रही है दैट इज़ 1, यहाँ से आपके पास जो है 1 रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना जी? तो ये 1 जो है अब इसके कॉलर फंक्शन को पास किया जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था। अब ये 1 यहाँ से रिटर्न होगा, इसका कॉल ये है। तो उसको इसके कॉलर के इसके इसकी रिटर्निंग कॉपी वैल्यू की कॉपी बनाने के बाद कॉल स्टैक के टॉप से इस कॉल को डिलीट कर दिया जाएगा और ये वैल्यू 1 जो है इस कॉलर को वापस की जाएगी। इसकी किस लाइन पे? लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 2 पे देखें ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसमें ये यहाँ पे जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, यानी यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है? और इसके लिए जो बाकी की स्टेटमेंट है मल्टीप्लाइड बाय n, n के लिए आपके पास इस कॉल में फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी? आपके पास 2 थी, तो यहाँ पे आपके पास 2 ही रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पर जो आंसर कैलकुलेट आपके पास हो गया दैट इज गोइंग टू बी 2। यानी इस केस में आप देखिए कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया वो आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2। और इसकी इसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देखिए, जहाँ पे कॉल हुआ था पहले वहां पर वैल्यू रिटर्न हुई, फिर आपने मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ और उसके बाद आपके पास इसका जो है आंसर जो है कैलकुलेट हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू 2। अब ये आंसर जो है इस रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से रिटर्न होगा। जब ये रिटर्न लाइन नंबर 2 पे रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगी तो आप मूव करते हैं लाइन नंबर 3 पे। यहाँ पे ऑफ कोर्स लाइन नंबर अपडेट हो जाएगा। लाइन नंबर 3 पर आप मूव कर गए। जब 3 पर आप मूव कर गए तो रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बन गई। तो इस फंक्शन के लिए जो रिटर्निंग वैल्यू आपने कैलकुलेट की एक्सप्रेशन से वो आपके पास देख रहे हैं वो आपके पास 2 है, ठीक है? यानी इसने 2 रिटर्न करना है। तो रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनने के बाद क्या होगा कि कॉल स्टैक के टॉप पे मौजूद कॉल को डिलीट कर दिया जाएगा और ये 2 जो है ये नीचे वाली जो जो आपके फंक्शन कॉल है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, अब नीचे वाली फंक्शन कॉल पे आपके पास 2 कहाँ पे रिटर्न हुआ है? जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है उसके आप लाइन नंबर 2 पे गए थे। तो लाइन नंबर 2 में जाकर जो फंक्शन कॉल थी उस एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जहाँ पे फंक्शन कॉल लिखी है उस हिस्से में ये रिटर्निंग वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल दी जाएगी। तो वहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए n से लाइन नंबर 2 पे। तो n की इस फंक्शन कॉल के लिए n पैरामीटर की वैल्यू आपके पास थी 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज गोइंग टू वैल्यूएट टू 6। ये आपके पास 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास जो अब रिटर्न हो गया वो आपके पास क्या हो गया? आपके पास जो कैलकुलेशन होगी सॉरी वो आपके पास हो गया 6। तो रिटर्निंग वैल्यू बन गई 6। तो अब जो आपके पास वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुई है दैट इज गोइंग टू बी 6, ठीक है? अब आपने यहाँ पे 6 को रिटर्न करना है इस फंक्शन कॉल ने। जब ये फंक्शन कॉल 6 को रिटर्न करेगी तो पहले रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनी और उसके बाद आपने जो कॉल स्टैक के टॉप पे जो कॉल थी उसको आपने डिलीट कर दिया और ये 6 आपने रिटर्न कर दिया इसके कॉलर को फैक्टोरियल। इसका कॉलर आप देखें लाइन नंबर 2 तक चला है। लाइन नंबर 2 पे जहाँ पे फंक्शन कॉल है उस फंक्शन कॉल के एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर जाकर ये रिटर्निंग वैल्यू प्लेस की जाएगी। तो अब वो वैल्यू आपके पास क्या रिटर्न हो रही है? 6। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से। तो n जो है इस कॉल कॉल के लिए आप कॉल स्टैक के टॉप पे देखें n की वैल्यू और इस पैरामीटर जो n है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 4। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। तो 6 क्रॉस 4 आपके पास यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो गया? ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा 24, ठीक है? जब ये 24 आपके पास कैलकुलेट हो गया तो दिस 24 will now be returned to which function? To the main function। तो जब यहाँ रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बन गई जो आपके पास 24 है और यहाँ से आप देखें यहाँ से कॉल स्टैक के टॉप पर इस वैल्यू को हमने डिलीट कर दिया और लास्ट जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी वो 4 फैक्टोरियल जो कि एग्जैक्टली 24 बनता है आपके पास। तो इस हमने क्या देख लिया कि रिकर्सिव कॉल्स में एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें आप उसको छोटे हिस्सों में तोड़ सकें और उसका एक बेस केस या उसका एक टर्मिनेटिंग केस या टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है वो पाई जाती है उसके अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें मल्टीप्लिकेशन का केस ले रहे हैं। अगर आपने दो नंबर को रिकर्सिवली मल्टीप्लाई करना, फॉर एग्जांपल आपने 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन को अगर आपने छोटे हिस्सा में तोड़ना हो तो उसका बेस केस या उसके जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हैं वो क्या बनते हैं? पहले सब प्रॉब्लम्स पे देख लें। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ही नंबर को आप रिपीटेडली बार बार ऐड करते हैं। जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 12, but this means actually you are adding 4 how many times? 3 times। आप repeatedly 4 को 3 times जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इसका सब प्रॉब्लम क्या है कि आपने रिपीटेड एडिशन करनी है, एक ही नंबर को आपने बार बार ऐड करना है। अगर फॉर एग्जांपल इस केस में अपना वो रिपीटेड एडिशन वाला नंबर पहला नंबर ले लें 4, हमने 4 को कितने टाइम्स ऐड करना है? 3 टाइम्स ऐड करना है
और इसका रिजल्ट हमें प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका 4 जो है हम उसको कंसिडर कर लें ए, और 3 जो है हम इसको कंसिडर कर लें बी। तो अब ये देखिए आपने जो सब प्रॉब्लम बनाया वो क्या बनाया, ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ वही नंबर ए आप बार बार ऐड कर रहे हैं, तो ए ही आपने दोबारा पास किया। लेकिन उसको काउंट करने के लिए सेकंड नंबर है वो रिड्यूस करके आपने पास किया बी माइनस वन, जो कि 3 है। 3 2 1 ऑल द वे अप टू 0। जब आप 0 पे पहुंचे, बी 0 हो गया, तो आपने क्या रिटर्न कर दो 0। तो फिर 0 के साथ वो नंबर ऐड करते करते पहुंचते पहुंचते आप के पास वो कंप्लीट एडिशन, ये विच इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका एक क्विक रन यहाँ पर देख लें। कॉल स्टैक से फॉर एग्जांपल आपने देखे मेन फंक्शन से आपको पता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और लाइन नंबर 4 आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे कॉल स्टैक पे सबसे पहला फंक्शन जो आपका पुश हो गया वो होगा मेन का। और उसका उसके अंदर जो कोई पैरामीटर फिलहाल आपको अवेलेबल नहीं है, कोई आपको नजर नहीं आ रहा, तो पैरामीटर वाली लाइन हम खाली छोड़ेंगे, और यहाँ पर इसके लाइन नंबर 4 पर जो है आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसके बाद यहाँ से लाइन नंबर 4 से चूंकि फंक्शन कॉल हो रही है प्रोडक्ट के नाम की, तो प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट के लिए आपके पास कॉल स्टैक पे एक नई कॉल जो है वो पुश हो जाएगी, ये जिसको हम स्टैक फ्रेम कहते हैं। एक नया स्टैक फ्रेम जो है वो पुश हो जाएगा, और इस स्टैक फ्रेम को हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। एक आपका ए है, ए के लिए जो वैल्यू पास हो रही है 4, और दूसरा पैरामीटर जो है वो बी है, बी के लिए जो वैल्यू पास हो रही है वो आपके पास 3 है। 4 विल बी स्टोर्ड इनसाइड ए एंड बी विल बी स्टोर्ड इनसाइड 3, ठीक है। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी पहली लाइन से, जहां से फंक्शन शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगी। लाइन नंबर 1 पे आप देख रहे हैं बेस केस सेट नहीं हुआ, बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, तो आप लाइन नंबर 2 पर मूव करेंगे। लाइन नंबर 2 पे आपने कहा रिटर्न ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए कामा बी माइनस वन। तो इसका जो ग्रीन पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, इसकी वजह से रिकर्सिव कॉल दोबारा पुश होगी, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जो पूरी रिटर्न वाली लाइन है, ये किस लाइन पर जाकर हो रही है, लाइन नंबर 2 पे। तो पहले आप लाइन नंबर 2 को अपडेट कर दें कि आप इस फंक्शन, इस टैग फ्रेम के पे मौजूद इस फंक्शन कॉल के लिए लाइन नंबर 2 तक आपने फंक्शन एग्जीक्यूट कर लिया है, और लाइन नंबर 2 पे पहुंच के चूंकि नई फंक्शन कॉल हो रही है, तो यहाँ जाकर आप जो है नया कॉल जो है कि नया स्टैक फ्रेम जो है कॉल स्टैक के टॉप पर पुश करेंगे, और इस दफा आप उसको वैल्यू पास करेंगे ए कामा बी माइनस वन। तो देखें यहाँ पे ए की वैल्यू 4 ही पास हुई थी, तो वो आगे 4 एज इट इज पास हो रही है, और बी माइनस वन चूंकि बी की वैल्यू 3 थी, तो 3 माइनस वन यहाँ आपके पास पास हो जाएगा 2, और अगेन एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 पे चूंकि बी इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स है, इफ बी इक्वल्स, क्योंकि बी की वैल्यू आपको नजर आ रही है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेस केस लगाया हुआ है, तो आप लाइन 2 पे मूव करेंगे, तो लाइन नंबर अपडेट करें, लाइन नंबर 2 पे आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। लाइन नंबर 2 पे आप क्या कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन है रिटर्न ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए कामा बी माइनस वन। तो इस फंक्शन कॉल की वजह से आपके पास एक्सप्रेशन पूरा इवेल्युएट नहीं होगा, आप रिकर्सिवली दोबारा नई फंक्शन कॉल की तरफ चले जाएंगे, और कॉल स्टैक पे एक नया स्टैक फ्रेम पुश होगा। तो अगेन प्रोडक्ट के लिए आपके पास एक नया स्टॉक स्टैक फ्रेम आएगा, कॉल स्टैक पुश हो गई, और उसको आप ए कामा बी माइनस वन, ए की वैल्यू वही इसके नीचे वाले कॉलर देखें, इसको 4 भेज रहा है, तो ऊपर यहाँ पे 4 ही रिसीव होगा, और कॉलर इसको क्या भेज रहा है, बी माइनस वन। तो 2 माइनस वन यहाँ पे जो पास हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1। अगेन एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 1। बेस केस फॉल्स है, बी इक्वल्स टू 0 या टर्मिनेटिंग कंडीशन भी कहा जाता है, या बेस केस भी कहा जाता है। फॉल्स है तो आप मूव करके लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 के ऊपर, तो लाइन अपडेट कर दें। लाइन नंबर 2 के ऊपर जाकर आपने कहा कि रिटर्न ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए कामा बी माइनस वन। अगेन आपने चूंकि रिकर्सिवली कॉल किया है, तो नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया, ए की वैल्यू आपके पास वही 4 पास होगी, और बी की वैल्यू आपने पास की 1 माइनस वन, दिस टाइम इट इज गोइंग टू पास 0, एंड अगेन द एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 1। इसकी नीचे वाली कॉल जो है उसकी मुझे लाइन नंबर करेक्ट करना है, दैट विल बी फ्रॉम लाइन नंबर 2। अच्छा, अब देखिए जब आप वापस पहुंच गए, तो अब आपने कहा बी इक्वल्स टू 0, ये बेस केस सेट हो गया, तो आप रिटर्न कर दें 0। तो जब आप रिटर्न की स्टेटमेंट हिट होती है, तो आप लाइन नंबर 3 यानी क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो लाइन नंबर 3 पे जब जाते हैं, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनती है, तो यहाँ से क्या चीज रिटर्न हो रही है आपके पास 0। तो यहाँ पे 0 की आपके पास एक कॉपी बनी है, 0 वो वैल्यू है जो आपने रिटर्न करनी है, ठीक है। इसको रिटर्न करने के बाद आपने ये कहा कि अब इस स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दो, ये ऐसी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। रिटर्न की स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है, आपने जब स्टैक फ्रेम डिलीट कर दिया, तो ये 0 आपने रिटर्न कर दिया इसके कॉलर को। इसका कॉलर जो है वो आपके पास कहाँ तक रन हो चुका है, लाइन नंबर 2 तक। तो लाइन नंबर 2 में ये देखें, यहाँ से प्रोडक्ट फंक्शन कॉल हुआ, तो लाइन नंबर 2 पे जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है इसको वैल्यू यहाँ से वापस आकर यहाँ पे रिप्लेस हो रही है। रिकॉल यहाँ पर थी, तो रिटर्निंग वैल्यू यहीं पे आएगी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, और 0 के साथ साथ जो है आप इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, कंट्रोल वी फॉर द वैल्यू ऑफ ए।
तो आप देखिए यहाँ पे चूँकि जो रिटर्निंग वैल्यू है वो तो आपके पास 0 आ गई, ठीक है? एक्सप्रेशन का बाकी हिस्सा क्या कर रहा है, उसको प्लस करो, इस ज़ीरो को प्लस करो a की वैल्यू के साथ। तो इस फंक्शन कॉल के लिए आपके पास a की वैल्यू थी 4, तो यहाँ से आपके पास 4 प्लस 0, और ये फंक्शन जो है इवैल्यूएट होगा 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 4। अब इस 4 को आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन कॉल के जो वैल्यू रिटर्न हो रही है 4, तो रिटर्न स्टेटमेंट जब भी हिट होती है तो आपका कंट्रोल जाता है क्लोजिंग ब्रैकेट पर। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनती है। रिटर्निंग वैल्यू आपके पास 4 है, 4 की कॉपी बन गई, और कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद जो स्टैक फ्रेम है उसको आप डिलीट कर देते हैं, यानी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। आप इससे मूव करके इसके कॉलर की तरफ, और जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 4। किस लाइन पर, लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 2 पर जब आप पहुँचेंगे, तो लाइन नंबर 2 पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, वो ये ग्रीन वाला हिस्सा है। तो इस ग्रीन वाले हिस्से पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो आपके पास आ रही है 4, ठीक है? इस 4 को आपने प्लस करना है a के साथ। तो इस फंक्शन कॉल के लिए जो a पैरामीटर की वैल्यू है, वो भी आपके पास क्या है, वो आपके पास 4 है। तो यहाँ पर देखें 4 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया, 8। जब अब इस 8 को आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो अगेन जब रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो जाए तो रिटर्निंग वैल्यू की पहले कॉपी बन जाएगी, इस केस में वो 8 है, और कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद जो स्टैक फ्रेम है वो आपका डिलीट हो जाएगा, और ये 8 इसके कॉलर को रिटर्न किया जाएगा। इसका कॉलर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है लाइन नंबर 2 तक। तो आप मूव करेंगे इसके लाइन नंबर 2 पर, जिस एक्सप्रेशन जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ था, वहाँ पर जाकर ये 8 की वैल्यू जो है रिप्लेस कर दी जाएगी। वहाँ पे जाके 8 की वैल्यू इंसर्ट की जाएगी, ठीक है? 8 प्लस a value of a for this function call is also 4। तो यहाँ पर आपके पास अगेन 4 हो रहा है, तो 8 plus 4 is going to give you what, it is going to give you 12, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास अब 12 इवेल्युएट हो गया, सही। अब ये 12 जो है ये रिटर्न किया जाएगा। जब ये रिटर्न किया जाएगा, दिस 12 विल बी रिटर्न, यहाँ से यानी इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू अब आपके पास आएगी वो क्या आ गई, आपके पास 12 आ गई। तो रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनी, और उसके बाद कॉल स्टैक के टॉप से ये स्टैक फ्रेम डिलीट कर दिया गया, एंड नाउ दिस फाइनल प्रोडक्ट 12 इज रिटर्न टू मीन, ठीक है? ये देखिए आपके पास ये केस कैसे हो गया। ये केस ऐसे हो गया जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और उसके आपने सब प्रॉब्लम्स कैसे बनाए। आपने कहा कि मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन। तो आपने मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के एक ही नंबर को रिपीटेडली ऐड किया अंटिल रिपीटिशंस खत्म हो गई एंड यू रीच्ड जीरो। तो वो जो जीरो वाली टर्म थी उसके लिए आपने जीरो रिटर्न कर दिया, और वन बाय वन ये कॉल स्टैक आपके नीचे की तरफ ट्रेस होता हुआ पहुंच गया। अच्छा, अगर आपके पास सेकंड नंबर नेगेटिव हो प्रोडक्ट फाइंड करते हुए, तो देखिए इसी इसी केस कोड के अंदर मैंने एक छोटा सा बिल्कुल चेंज किया है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपली ये किया है कि इफ द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन जीरो विच मीन इट्स अ पॉजिटिव, तो फिर तो आप यही रिकर्सिव कॉल करें जो भी हमने सारी एक्सप्लेन की, रिटर्न ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इट मीन्स द सेकंड नंबर इज नेगेटिव। हाँ, ये हमारे कोड पर एक शर्त लग गई कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नेगेटिव है, तो हमने सेकंड नंबर एज अ नेगेटिव नंबर पास करना है। तो सेकंड नंबर अगर आपके पास नेगेटिव है, तो उस केस में आप देखें, आप एल्स रिटर्न कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए कामा माइनस बी, ताकि प्रोडक्ट में जो सेकंड नंबर है वो आपके पास नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव नंबर को जब आप ऐड करेंगे, एडिशन में लाएंगे, तो ऑफ कोर्स उसका साइन जो है वो माइनस से चेंज हो जाएगा। आप इस अल्टरनेटिवली कोड को खुद दो नंबर्स दीजिए, आप 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 कीजिए, इसका कॉल स्टैक बिल्ड कीजिए, ताकि आपका इस पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि इस केस में रिकर्सिवली मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी इफ द सेकंड नंबर इज नेगेटिव। Moving on to the next example. The next example we are going to calculate the power recursively. देखिए पावर को अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट की, सॉरी लेट मी चेंज द टाइपिंग ओवर हियर, द टाइटल ऑफ दिस सेल। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं पावर, ठीक है? और पावर में आपको फॉर एग्जांपल 2 कैरेट सिंबल, 3 कैरेट इज रिप्रेजेंट्स द पावर यूजुअली, 2 आपका बेस है, 3 आपका एक्सपोनेंट है। तो यू नो दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है? तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, आप एक ही नंबर को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो आपका सब प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका बेस है अ, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार-बार, ये आपका सब प्रॉब्लम्स है। और इसका बेस केस क्या है, जब आपने कहाँ पे जाके रुकना है, जब आपके पास एक्सपोनेंट जो है उसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाए। अदरवाइज़ आपने मल्टीप्लिकेशन जारी रखनी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपने एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 के लिए, फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 के लिए, फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 के लिए, अब एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये आपके पास बेस केस बनता है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें,
तो जनरली एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो अब इसके इस केस में अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर आपके पास जो है यही 2 रेज़ टू पावर अगर -3 हो तो फिर दिस विल बी 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2। इन दोनों केसेस को हम पावर फंक्शंस के थ्रू रिकर्सिवली कैसे हैंडल करेंगे। लेट्स डू अ रिकर्सिव कॉल फॉर इट। उसी तरह आपने मेन फंक्शन से देखें यहाँ पे पावर आपने फंक्शन कॉल किया तो आप लाइन नंबर 4 के अंदर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई। लाइन नंबर 4 पे जब पहुँचे तो आपने यहाँ पर पहली कॉल जो आपकी पुशी पावर फंक्शन की, उसमें आपने पैरामीटर्स की 2 वैल्यू पास की। बेस में यानी बी के नाम का वेरिएबल है उसको आप 2 पास कर रहे हैं और एक्सपोनेंट जो है वो ई के नाम का वेरिएबल है उसको आप 3 पास कर रहे हैं। आपने 2 और 3 पास कर दिया और एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे देखिए अपना बेस केस चेक कर रहे हैं। अगर ई इक्वल्स टू 0 है यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू आपके पास 0 है तो रिटर्न कर दो 1। अब देख रहे हैं ई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, जो एक्सपोनेंट आपने पास किया वो 3 है, कंडीशन फॉल्स है तो आप लाइन 2 पे मूव करेंगे और अब आप चेक करेंगे कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है यानी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है और अगर वो नेगेटिव है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप एल्स में आके 1 बाय पावर आप करके उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी चूंकि एक्सपोनेंट हमने पॉजिटिव दिया है तो हम इन्हीं कैलकुलेशंस की बेस पर हम करते हैं। तो अब जब आप इसकी लाइन नंबर 2 पे पहुंचेंगे और कंडीशन आपके पास ट्रू है लाइन नंबर 2 पे क्योंकि एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है, तो आपने लाइन नंबर 2 से आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। तो लाइन नंबर 2 पे आप जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए पावर की इस कॉल की वजह से ये एक्सप्रेशन जो है नई कॉल स्टैक के टॉप पर नया स्टैक फ्रेम पुश करेगा। तो नए स्टैक फ्रेम के लिए दोबारा पावर की फंक्शन कॉल हो गई और आप उसको पास क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप पास कर रहे हैं बी यानी वही बेस की वैल्यू कामा एक्सपोनेंट -1। तो बी की वैल्यू तो इसका कॉलर इसको 2 पास कर रहा है तो 2 ही इसको पास होगी, लेकिन एक्सपोनेंट की वैल्यू आपके पास 3 -1 वो आपके पास 2 हो जाएगी और अगेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइन नंबर 1 से। 1 पे आप देख रहे हैं अगेन ई की वैल्यू 0 के इक्वल है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है, कंडीशन फॉल्स है तो आप लाइन 2 पे मूव करें। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो अब लाइन नंबर 2 पर आपके पास जो है रिटर्न स्टेटमेंट के सामने b मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ b कामा ई -1 की वजह से दोबारा कॉल स्टैक के टॉप पर नया स्टैक फ्रेम पुश हो गया और एक नई कॉल स्टैक आ गया आपके पास और b की वैल्यू आपने वही 2 पास कर दी और एक्सपोनेंट के लिए आपने 2 -1 1 पास कर दिया और अगेन एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 1 पे e इक्वल्स टू 0, e की वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स है तो आप मूव करके लाइन नंबर 2 पे और लाइन नंबर 2 पे आपने दोबारा e इज ग्रेटर देन 0, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, 1 है आपके पास, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो रिटर्न b मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ b का माई -1 की वजह से इस एक्सपेरिमेंट के ग्रीन कलर राइटिंग की वजह से दोबारा यहाँ पे स्टैक फ्रेम पे नया कॉल स्टैक पुश हो जाएगा पावर फंक्शन के नाम से और उसको आप वंस अगेन आप पावर बेस जो है आप 2 पास कर रहे हैं और एक्सपोनेंट जो है इस दफा पास कर रहे हैं 0। ठीक है, एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होगी लाइन नंबर 1 से। अब इस कॉल स्टैक के लिए जब आप आएंगे इक्वल 0 कंडीशन ट्रू है क्योंकि एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 आपने यूज किया है तो रिटर्न 1, रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बनाओ विच इज 1 और इस स्टैक फ्रेम को कॉल स्टैक के टॉप से डिलीट कर दो। दिस मींस के इस स्टैक फ्रेम में मौजूद जो फंक्शन कॉल पड़ी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी और ये 1 जो है इसके कॉलर को रिटर्न कर दें। अब इसके कॉलर पे आपने किस लाइन पे रिटर्न करना है, लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 2 पे देखें ये ग्रीन कलर पे यहाँ पे एक कॉल हुआ था तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, ग्रीन कलर का जो एक्सप्रेशन का जो ग्रीन कलर है वो वाला पार्ट जो रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू 1 से, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से। तो इस कॉल स्टेप पे देखें b की जो वैल्यू है वो आपके पास है 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस एक्सप्रेशन वाली वैल्यू है 2। ठीक है, आपके पास एक्सप्रेशन पूरा इवेल्युएट हो जाएगा 2 और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी 2। तो इस 2 वैल्यू को अब आपने क्या करना है, इस 2 वैल्यू आपकी स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपने रिटर्न करना है। तो रिटर्न की वजह से आप क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट की तरफ जाएंगे और रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बन जाएगी। रिटर्निंग वैल्यू आपके पास 2 है और उसके बाद कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद जो स्टैक फ्रेम है उसको डिलीट कर दिया जाएगा विच इज एन इंडिकेशन कि दिस कॉल हैज बीन कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड और ये 2 रिटर्न कर दिया जाएगा इसके कॉलर को। अब इसका कॉलर जो है वो आपके पास अगेन लाइन नंबर 2 तक एग्जीक्यूट हो चुका है और लाइन नंबर 2 पे आप जब जाएंगे तो लाइन नंबर 2 पे क्या वैल्यू आप लेके जा रहे हैं, ऊपर से 2 लेकर आ रहे हैं वापस। तो 2 जो है इस एक्सप्रेशन के ग्रीन पार्ट जहां पे ये फंक्शन कॉल हुई थी वहां पे रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 2 आ गया। इस 2 को लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय b, तो ये जो b वाला पार्ट है इस फंक्शन कॉल के लिए b की वैल्यू आप देख रहे हैं आपके पास 2 है, तो 2 क्रॉस 2 दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू 4। ठीक है, और ये 4 जो है आज रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से आप नीचे रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न की वजह से अगेन रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बन गई, जो एक्सप्रेशन वैल्यूएट है दैट इज द वैल्यू ऑफ 4
और उसके बाद इस कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दें। जब आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये 4 जो है अब इसके कॉलर को रिटर्न हो जाएगा। और अगेन इसके कॉलर की तरफ जब आप जाएँगे तो आप कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे? कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद जो 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 स्टैक फ्रेम पड़ा हुआ बता रहा है लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में आप देखें जो इसका ग्रीन पार्ट है वहाँ से कॉल हुआ तो ये 4 वहाँ पे जाके प्लेस कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको किसके साथ? बी के साथ। तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है बी की वैल्यू, तो इस कॉल के लिए जो बी की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। देखिए जो आपने पैरामीटर यहाँ पे पास किया वो क्या पास किया आपने? 2 पास किया हुआ है। तो 4 क्रॉस 2 जब ये इवैल्यूएट होगा तो दिस इज़ गोइंग टू इवैल्यूएट टू 8 और इस 8 को आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? ये 8 जो है अब रिटर्न होगा। तो अब रिटर्न स्टेटमेंट हिट करने की वजह से रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी बन जाएगी। एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो गया तो रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी आपके पास क्या बन गई? 8 और ये 8 जो है इसकी कॉपी बनने के बाद स्टैक फ्रेम के टॉप कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद स्टैक फ्रेम डिलीट हो गया और 8 जो है वो रिटर्न कर दिया मेन फंक्शन को। तो मेन फंक्शन में जो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 देखें 2 रेज़ टू पावर 3 8 प्रॉपर्ली आपके पास कैलकुलेट हो गया। इसी तरह जब आप नेगेटिव एक्सपोनेंट पास करेंगे तो आपके पास देखिए पहले आपके पास जो है 2 रेज़ टू पावर -3 पास होगा, ठीक है? जब आपके पास 2 रेज़ टू पावर -3 पास होगा और ये देखिएगा कि भाई ये वाली कंडीशन फ़ॉल्स है तो ये 1 बाय पावर ऑफ b कामा ई माइनस c पास करेगा। 1 बाय पावर ऑफ b कामा -3 को ये क्या कर देगा? +3 और +3 के लिए फिर ये पूरी कॉल स्टैक जो है पावर को कैलकुलेट करेगी और पावर को कैलकुलेट जो जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी उसको आखिर में ये वाली कॉल स्टैक जो है 1 से डिवाइड करके उसका आंसर जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में ले जाएगी या जो भी इसका आंसर बनेगा। इस नेगेटिव कॉल के लिए मैं आपको कहूँगा कि 2 रेज़ टू पावर -3 के लिए आप खुद स्टैक फ्रेम जो है बिल्ड करें और देखिए कि कॉल स्टैक कैसे इस पर फर्दर प्रोसीड करता है। ओके जी, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। इस दफ़ा हम जो है वी विल बी यूजिंग रिकर्जन फॉर रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल देखें आपके पास ये str नामी एक स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है और इसके हमने तमाम लेटर्स को रिवर्स करना है। तो हम फर्स्ट लेटर को स्वैप करते हैं लास्ट लेटर से, सेकंड को स्वैप करते हैं सेकंड लास्ट से, ऑल द वे हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं टिल द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग। जब आप मिडल पे पहुंचते हैं तो आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्वैप हो गई है। तो इसका सब प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे हैं। आपने फर्स्ट को लास्ट से स्वैप करना है, सेकंड को आपने सेकंड लास्ट से स्वैप करना है, थर्ड को आपने थर्ड लास्ट से स्वैप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स वो हमारा एस के नाम से होगा और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास ई के नाम से होगा। यानी एस जो है वो एक ऐसा पैरामीटर या वेरिएबल है जो मेरे स्ट्रिंग के स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है और ई जो है वो स्ट्रिंग के बिल्कुल लास्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? जो लास्ट कैरेक्टर है हमारे इस केस में एस जो है वो 0 है और आपके पास ई जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके पास 7 है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट से स्वैपिंग शुरू करनी है। तो उसके लिए आप मेन फंक्शन के लाइन नंबर 8 पे देखिए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग और उसको आप स्ट्रिंग पास करें स्ट्रेस। तो इस दफ़ा मेन में जो पैरामीटर पास हो रहा है वो क्या पास हो रहा है? स्ट्रेस्ड का और 0 और 7। 0 इज़ द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग या लोकेशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर व्हिच इज़ स्ट्रेस्ड एस सॉरी और स्ट्रेस्ड के जो लास्ट कैरेक्टर है वो डी है। तो डी की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो आपके पास 7 है। तो ये आपके पास एसटीआर नाम का एक एरे मैंने यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर हमने 1 बाय 1 हर लोकेशन पे कैरेक्टर को प्लेस किया है। तो इस कॉल की वजह से हम जंप करेंगे कहाँ पे किस फंक्शन में? रिवर्स स्ट्रिंग के फंक्शन में और उसकी लाइन 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। लेकिन इस जंप से पहले ऑफ कोर्स कॉल स्टैक पे स्टैक फ्रेम पुश होगा क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो आपके पास जो है स्टैक फ्रेम पुश होता है। तो हम लाइन नंबर 8 से जंप कर रहे हैं तो मेन की लाइन नंबर 8 है और जो फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है दैट इज़ रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग को हम पास कर रहे हैं ये स्ट्रिंग मैं पूरी स्ट्रिंग एज इट इज नहीं लिखूंगा। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपको नजर आ रही है वो ये str के अंदर यहाँ पे एरे के अंदर विजिबल है। आई विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज str। इसको हम बाय रेफरेंस इसलिए पास करें ताकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में हम चेंजेस कर सकें। हाँ, इसका स्टार्टिंग पॉइंटर जो s है वो वहाँ पे पास हो रहा है आपके पास 0 और उसका जो एंडिंग पॉइंटर e के नाम से हमने रखा है वहाँ पे पास हो रहा है 7 यानी कि फर्स्ट लोकेशन और लास्ट लोकेशन। और इसके बाद जो आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लाइन नंबर 1 से। इसका बेस केस क्या है? इसका बेस केस जो है वो स्टार्टिंग जब जो पॉइंटर है वो आपके या एंडिंग के इक्वल हो जाए और या उससे ग्रेटर हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपने हाफ ऑफ द स्ट्रिंग जो है दोनों साइड से ट्रेवर्स कर लिया है। जब आपने हाफ ऑफ करके दोनों साइड्स को आपने ट्रेवर्स कर लिया तो इट मीन्स आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर पहुंचकर रिवर्स होगी, ठीक है जी?
अच्छा, तो इस रिकर्सिव कॉल के लिए हम दोबारा से एग्जीक्यूशन इसकी लाइन 1 से स्टार्ट करते हैं। बेस केस आपका मीट नहीं हो रहा, स्टार्ट की वैल्यू आपके पास 2 है और ई आपको पॉइंट कर रहा है 5 को। तो 2 इज़ ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स है, तो लाइन 2, 3 और 4 इसमें आपके पास स्वैपिंग होगी। तो आप लाइन 5 पर पहुँचेंगे, तो पहले हम स्वैपिंग कर लें। हमने लाइन यानी किन 2 कैरेक्टर्स को हम स्वैप कर रहे हैं? देखिए, आप 2 और 5 को स्वैप कर रहे हैं। तो 2 में आपके पास आर पड़ा हुआ है और यहाँ आपके पास एस पड़ा हुआ है, तो आर और एस को हमने आपस में स्वैप करना है। यहाँ आपके पास एस मूव कर जाएगा और यहाँ आपके पास आर मूव कर जाएगा। इसके बाद आप देखिए लाइन 5 पर दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी, तो रिकर्सिव कॉल की वजह से वंस अगेन आपका जो स्टैक फ्रेम है, नया स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक के टॉप पर पुश होगा और इस दफ़ा हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो क्या है? s+1 और e-1। s की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 2 है, तो वही स्ट्रिंग है, आपकी स्ट्रिंग पास हो रही है। करंटली आपको ये स्ट्रिंग नज़र आ रही है। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं बार-बार नहीं लिखूँगा इसको। इसी तरीके से आप इस str को देखिए और 2+1 आपके पास क्या हो जाएगा? 3 और 5-1 जो है वो आपके पास हो जाएगा 4। और हम ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन जो है इसकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 1 से। तो इस ये आप दोबारा शुरू से इस कॉल के इस फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन के बिल्कुल लाइन 1 से अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेंज द पॉइंटर्स हियर। आपका स्टार्ट जो है वो देखें 2 से मूव कर गया कहाँ पे? 3 पर, और आपका एंड जो है वो आपका 5 से मूव कर गया 4 के ऊपर, ठीक है? अगेन स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड। अभी तक स्टार्ट ना एंड के इक्वल हुआ है और ना उससे ग्रेटर हुआ है, तो अब बेस केस आपका नहीं हिट हुआ, तो अब लाइन 2, 3 और 4 अगेन ये लाइन 2, 3, 4 में आपने क्या करनी है? स्वैपिंग करनी है, यानी आपने ई और एस इन दोनों कैरेक्टर्स को भैया आपने आपस में स्वैप करना है। तो यहाँ आपके पास एस आ जाएगा और यहाँ आपके पास ई आ जाएगा। तो लाइन 2, 3, 4 के रन होने के बाद आपके पास ये 1 बाय 1 लाइन अपडेट होते हुए लाइन नंबर पहुंचेगा लाइन नंबर 5 पे, और वंस अगेन आप रिवर्स स्ट्रिंग के कॉल को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। जब आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो रिवर्स स्ट्रिंग दोबारा कॉल होगा और इसको आप पास करेंगे एसटीआर, वो जो आपकी स्ट्रिंग है। जो आपको स्ट्रिंग की यही वाली सूरत हाल नज़र आ रही है, स्ट्रिंग इस फॉर्म में पास होगी और आप पास करें s+1, 3+1 आपको दे देगा 4 और e-1, 4-1 आपको दे देगा 3, ठीक है? और आपने एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? लाइन नंबर 1 से। अब आपका स्टार्ट जो है वो आगे मूव कर जाएगा और एंड आपका पीछे आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है स्टार्ट आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो एंड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका ई वाला पॉइंटर जो है वो पीछे की तरफ मूव कर देगा। अच्छा, अब आप देखें आपका जो बेस केस है वो हिट हो गया क्योंकि आपका स्टार्ट जो है ग्रेटर देन एंड हो गया। तो इस केस में आप सिंपली रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन रिटर्न करने से पहले आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रिंग जो है कंप्लीटली जो है वो रिवर्स हो गया है। द वर्ड स्ट्रेस्ड हैज़ चेंज्ड इनटू डेजर्ट्स, ठीक है? आपने इसको जब रिवर्स किया स्ट्रेस्ड को, तो वो रिवर्स होने के बाद आपका वर्ड बनता है डिजर्ट। आप इसी लॉजिक को यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग palindromes. Palindromes are special numbers or special strings which after reverse they maintain their original form. Like for example, racing car is an example of a palindrome string. आप इस पर भी इसको रन कर सकते हैं, या 343 is a palindrome number. आप नंबर्स पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके कई आपके पास एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो अब आप अब रिटर्न वाली स्टेटमेंट में देखिए, आप जब आपके पास ये रिटर्न स्टेटमेंट हिट होगा, तो रिटर्न मैंने आपसे कहा वो चला जाता है लाइन नंबर 6 पर। और लाइन नंबर 6 में क्या होता है? अगर रिटर्निंग वैल्यू हो, तो इस केस में तो रिटर्न टाइप वाइड है, तो रिटर्निंग वैल्यू की कॉपी नहीं बनेगी। अगर वैल्यू हो तो उसकी कॉपी बनती है और उसके बाद जो कॉल स्टैक के टॉप पर जो स्टैक फ्रेम पड़ा है उसको डिलीट कर दिया जाता है, व्हिच इज एन इंडिकेशन दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ये लाइन नंबर 5 तक आपके पास ऑलरेडी रन हो चुका है। रिटर्न की वजह से आप जो है जब वापस आएंगे, सॉरी लाइन नंबर 1 की वजह से आप जाएंगे लाइन नंबर 6 पर। 1 से ये डायरेक्ट जंप करेगा 6 पर ड्यू टू द रिटर्निंग स्टेटमेंट, और रिटर्निंग स्टेटमेंट की वजह से ये वाली जो स्टैक फ्रेम है कॉल स्टैक के टॉप पर मौजूद है आपके पास डिलीट हो जाएगी। इसके कॉलर की तरफ जाएंगे। कॉलर इसका लाइन नंबर 5 तक रन हो चुका है। लाइन नंबर 6 में सिंपली क्लोजिंग बॉडी ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि अगेन रिटर्निंग वैल्यू नहीं है, तो सिंपली स्टैक फ्रेम को डिलीट कर दो। यहाँ पे फिर इस रिटर्न पर ये वाला स्टैक फ्रेम आपके पास डिलीट हो जाएगा। इस रिटर्न पर लाइन 6 एग्जीक्यूट होगी और ये वाला कॉल स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा। इस रिटर्न पर आपके पास जो है ये वाला स्टैक फ्रेम, एंड यू विल बी बैक टू द कॉलर व्हिच इज मेन, ठीक है? तो जब आप मेन में वापस आएंगे, तो चूंकि हमने बाय रेफरेंस ये स्ट्रिंग पास की थी, तो ये आपके पास जो है स्ट्रिंग पूरी की पूरी रिवर्स होगी। इसी तरह बाइनरी सर्च है और बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास अवेलेबल हैं। मैं आपको इनकरेज करता हूँ खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए 3-4 एग्जांपल और भी, ताकि रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे की जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह।